भारद्वाज चंदा क्लासेज प्रयागराज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर के आ रहे हैं 3D विथ वेक्टर। और 3D में जो पहला आपका टॉपिक है वो है प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। तो पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्लेन और स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले देखेंगे कि पॉइंट क्या होता है। चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं ये 3D पर बात कर रहे हैं और 3D में है आपका ये टॉपिक हम ले रहे हैं पहले प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन ये टॉपिक आपका लिया जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहला हम देख रहे हैं पॉइंट हमारे पास क्या है। हिंदी में बोला जाता है पॉइंट को बिंदु। पॉइंट को हिंदी में बोला जाता है बिंदु। बिंदु क्या होता है, ये एक ऐसी शेप एंड साइज होती है जिसमें न तो कोई लेंथ होती, न कोई ब्रेथ होती, न कोई हाइट होती, न ही इसमें कोई एरिया होता है और न ही कोई इसमें वॉल्यूम होता है। तो इस तरह की जो शेप एंड साइज होती है उसे हम कहते हैं पॉइंट। अब पॉइंट के लिए आप देखिएगा, इसीलिए जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, है ना, 4th क्लास में, 5th क्लास में या 6th 7th 8th क्लास तक अक्सर ये चीज रिपीट होती है। क्या है कि पॉइंट जब बना के आप ले जाते थे तो इस तरह से बना देते थे कि ये पॉइंट है। टीचर इसके लिए मना करते थे। जब आप टीचर के पास ले जाते थे इसे दिखाने के लिए कि सर ये सही है, तो मना करते थे कि नहीं बेटा ये बड़ा है, इसे थोड़ा छोटा करिए और छोटा करिए। तो यहाँ छोटे के बाद में इसको थोड़ा सा छोटा आप कर देते थे पहले की अपेक्षा। फिर टीचर कहते थे अभी भी बड़ा है, इसे और छोटा करिए। तो और छोटा करते थे, तब आप ये करते थे कि ये थोड़ा सा छोटा और ले गए। फिर कहते थे कि ये बड़ा है और छोटा करिए। फिर टीचर खुद ही आपको लगा के इस तरह से जो पेन की टिप होती है इसी टिप को यहाँ पर लगा के छोड़ देते थे और कहते थे कि यही आपके पास पॉइंट है, यही आपके पास क्या है, ये पॉइंट है, ये कह देते थे। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि इसमें जो एरिया है या वॉल्यूम है, जो भी यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है एरिया हो या वॉल्यूम हो, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जाएंगे तो 3 डायमेंशन में आप वॉल्यूम की तरह से भी उसे ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पर लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, ये ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, इसे छोड़ा जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा एरिया है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एरिया है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एरिया, लेकिन इससे जब यहाँ पर आते हैं तो दिखता है कि यहाँ पर ना के बराबर है, इसे नेग्लिजिबल है। ये सेम क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाता है कि सपोज कर लीजिएगा कि आपके पास यदि सपोज कर लीजिएगा कि एक एक के 2 सिक्के हैं, उसमें से यदि एक सिक्का लॉस्ट हो जाए यानी एक सिक्का खो जाए तो आप कहते हैं कि 50% खो गया यानी आधा खो गया। लेकिन यदि आपके पास 1 करोड़ है एक एक के सिक्के और उसमें से यदि एक सिक्का खो जाए तो आप कहते हैं कि कुछ नहीं खोया यानी ना के बराबर खोया। यहाँ पर 2 के सापेक्ष देखेंगे तो एक आधा होता है यानी हाफ होता है, 50% हो गया। लेकिन वहीं 1 करोड़ के सापेक्ष में यदि 1 को देखा जाता है या 1 को देखा जाता है तो आप कहते हैं कुछ नहीं खोया, ना के बराबर खोया। क्योंकि 1 करोड़ के कंपैरिजन में जो 1 है वो कितना है, बहुत कम है, बहुत छोटा है। लेकिन 2 की कंपैरिजन में 1 क्या है, बहुत ज्यादा है। कंपैरिजन में देखेंगे तो 50% हो गया। तो इस तरह से ये पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। जब इस पॉइंट का जब हम लोकस लेने लगते हैं तो उसे हम लाइन कहेंगे। लेकिन लोकस से पहले हम लोग देखते हैं कि जो पॉइंट्स को जिस तरह से डिफाइन किया गया, अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया है अलग अलग सिस्टम में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट आपका क्या होता है, इस पर बात करते हैं। तो देखिए एक आपके पास जो मैथमेटिशियन थे आपके पास देकार्ते नाम के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक रूल बनाया था, इन्होंने 2D पर रूल बनाया था। इन्होंने क्या कहा था कि ऐसे इस तरह से एक प्लेन ले लिया था, इन्होंने 2 लाइन ले ली और दोनों को परपेंडिकुलर ले लिया। और वो भी लाइन ली थी, वो कैसी थी, स्ट्रेट लाइन थी।
तो वैसे पॉइंट की जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो आगे हम स्ट्रेट लाइन को भी डिफाइन करेंगे तो लोकस ऑफ ए पॉइंट ही होगा वो। तो इस तरह से एक आपने ये लाइन ली, एक ये लाइन ली, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही थी। इसमें से एक आपके पास कौन सी थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी और एक ये आपकी वर्टिकल लाइन थी। ये दो लाइन ले ली उन्होंने और ये दोनों लाइन जहां पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी इसको कहा ऑरिजिन और इसे 0 0 से उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया था। इसे कहा ऑरिजिन और इसे 0 0 से रिप्रेजेंट कर दिया था। यूजुअली उन्होंने जो ये था आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसको एब्सिसा एक्सिस बोला जाता है। इसको उन्होंने नाम दिया था एब्सिसा एक्सिस इसको नाम दिया जाता है। और ये आपका यूजुअली इन्होंने इसको नाम दे दिया था, वो क्या नाम दे दिया था, एक्स नाम दे दिया था। इसे जो वर्टिकल लाइन थी इसको कैपिटल वाई नाम दे दिया था और वैसे इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट एक्सिस। ऑर्डिनेट एक्सिस ये बोला जाता है, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं भुज और इसे हिंदी में बोलते हैं कोटि। ऑर्डिनेट को कोटि बोला जाता है और एब्सिसा को भुज बोला जाता है। अब इन्होंने एक रूल बनाया। रूल क्या बनाया कि पहले यदि किसी, जैसे सपोज कर लीजिएगा इस पॉइंट पर हमें पहुंचना है यहाँ पर, या यहाँ पर हमने मान लिया कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से है। यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 ले लिया, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिया, ये हमने ले लिए। अब यहाँ पर यदि आपसे क्या किया गया, इन्होंने देकार्ते ने क्या कहा कि पहले हम किस पर चलेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे। कहीं पर भी पहुंचना है पहले एक्स एक्सिस पर चलेंगे तब वाई एक्सिस पर चलेंगे। जैसे सपोज कर लीजिएगा हमको कहाँ पहुंचना है, ये यहाँ पर पहुंचना है। यहाँ पर पहुंचना है तो पहले यहाँ चलने के लिए पहले हम कितना चले, यहाँ से ये 2 चले और उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर ये कितना चले 1 2 3। तो इधर ये 2 चले हैं, इधर आप कितना चले हैं 3 चले हैं। तब जो ये पॉइंट था इस पॉइंट को नाम दे दिया 2,3। और जो ये प्रोसेस है, जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को बोला गया कार्टेशियन सिस्टम। इसको क्या बोला गया, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं कुछ लोग कार्टेशियन सिस्टम भी बोल देते हैं। तो ये कार्टेशियन सिस्टम आपका हो गया इस तरह से। इसी तरह से इसे वेरिएबल करने के लिए, यानी कोई एक पॉइंट, एनी पॉइंट की हम बात करें, जो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो कहीं के लिए भी और एक पॉइंट से हम उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा वो वेरिएबल फॉर्म में। वेरिएबल फॉर्म में दिखाएंगे तो इसका मतलब एक्स और वाई के रूप में दिखाना पड़ेगा। और उस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी से। चलिए ये पी हमने ले लिया और यहाँ से ये डाल दिया। यहाँ से डिस्टेंस इसकी ये कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक्स है और यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक कितनी है, वाई है। तब इस P पॉइंट को x, y से डिनोट किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इस x y के फॉर्म में यदि हम लोकस लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन होगी। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं पोलर फॉर्म, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। जो पहला ये हमने लिया है, ये किस में लिया है, कार्टेशियन फॉर्म लिए है हमने। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने लिए है ये कार्टेशियन फॉर्म ली है, कार्टेशियन फॉर्म। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो पोलर फॉर्म की बात करेंगे। तो सेकंड पर चलिए हम लोग पोलर फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये पोलर फॉर्म में क्या किया था, पोलर फॉर्म में ये कहा कि जैसे एक कोई, ये आपने यहाँ पॉइंट से लेकर के एक ऐसी लाइन ले ली इस डायरेक्शन में, ये फिक्स्ड लाइन ले ली आपने। ये लाइन आपकी कैसी है, फिक्स्ड है ये। और इस फिक्स्ड लाइन को जो नाम दिया गया वो दिया गया इनिशियल लाइन। इस फिक्स्ड लाइन का नाम दिया गया, वो दिया गया आपका इनिशियल लाइन, ये दिया गया। और यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसे O से डिनोट कर दिया गया था और इसे बोला गया था पोल। इस पॉइंट को क्या बोला गया है, पोल बोला गया है। अब इसी पोल के रेस्पेक्ट में ही आपका जो है मेजर होना है। पोल के रेस्पेक्ट में ही किसी पॉइंट के बारे में जो है मेजरमेंट करेंगे। जैसे देखिएगा कोई पॉइंट है आपके पास, यहाँ पर हमने क्या किया कि
ये पॉइंट हमें लेना है, सपोज कर लीजिएगा ये पॉइंट हमने ले लिया और ये पॉइंट हमने ए से डिनोट कर दिया, ए से डिनोट कर दिया। अब सपोज कर लीजिएगा इस पोल से इस ए को मिलाने के लिए ये मिला दिया आपने, यहाँ पर एंगल जो बन रहा है ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ये हमने मान लिया। और यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये हमने 2 मान ली। तो पोलर फॉर्म में इस पॉइंट को जो रिप्रेजेंट किया गया वो 2,30 से रिप्रेजेंट किया गया, 2,30 से रिप्रेजेंट किया गया। कहने का मतलब ये है कि जब इसे हम वेरिएबल फॉर्म में ले जाएंगे तो इसी पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, ये एंगल को मान लेंगे थीटा और इसको मान लेंगे रेडियस वेक्टर यानी आर। इस थीटा को बोला जाता है वेक्टोरियल एंगल बोला जाएगा, इसे वेक्टोरियल एंगल बोलेंगे। और जो ये आर है यानी ओ से ए की डिस्टेंस है, इसे बोला जाएगा रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर आप बोलेंगे इसे, ये रेडियस वेक्टर है आपके पास। तब इस ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होंगे पोलर फॉर्म में वो होंगे आर कॉमा थीटा, तब पोलर फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आर कॉमा थीटा। इसी तरह से पैरेलल फॉर्म में भी लिया जा सकता है, इंट्रिंसिक फॉर्म में भी लिया जा सकता है, और आप फॉर्म इसमें लेना चाहें तो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी लिया जा सकता है। पैरामेट्रिक फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म दोनों को आप मिला दें तो आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी, पैरामेट्रिक फॉर्म मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन से आगे चलते हैं, लोकस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लोकस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये एक हमारे पास हमने पॉइंट पढ़ा और पॉइंट के यदि हम लोकस की बात करते हैं, जब उसका लोकस लेने लगते हैं तो वो हमको मिलता है लाइन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लाइन की, लाइन क्या है। लाइन, लाइन की बात कर रहे हैं। लाइन क्या है आपका, लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये किसी पॉइंट का लोकस होता है। लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट इज नोन एज लाइन, लोकस ऑफ ए पॉइंट इज नोन एज लाइन, यानी किसी पॉइंट के लोकस को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। अब ये देखिएगा लोकस कितने तरह का हो सकता है, हिंदी में बोलते हैं इसको रेखा। अब ये लोकस कितने तरह से आप ले सकते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये लोकस लेने के आपके पास 2 तरीके होते हैं, लोकस लेने के आपके पास 2 तरीके होते हैं, एक तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो पहला डायरेक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और एक आपका लिया जाता है नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम लेते हैं तो हमने ये मान लिया कि कोई हमारे पास एक ये पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट को हमने ए से डिनोट कर दिया और इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका लोकस लेना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमको पहले से डायरेक्शन दी जा रही है या कोई वेक्टर दिया जा रहा है, इस वेक्टर को हमने बी से डिनोट कर दिया। अब इस डायरेक्शन में लोकस लेना है तो लोकस हम इसका लेते चले गए ये, और ये पॉइंट जो हमने ले लिया, ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, पी ले लिया। लोकस की बात करते हैं तो इसे एक्स वाई से डिनोट कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब लोकस लिया जाता है तो इसे बोला जाता है स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोला जाता है, सरल रेखा बोला जाता है। स्ट्रेट लाइन को मैंने एसएल से लिख दिया यहाँ पर, चलिए यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रेट लाइन, ये सरल रेखा हो गई आपकी। लेकिन नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम लेते हैं तब लोकस कैसे हो सकता है, यानी इसमें डायरेक्शन चाहे जितनी हो लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन न हो। अब जैसे आपने ये ले लिया, यहाँ पर ये आपने ले लिया, सर्कल ले लिया, यदि इस पॉइंट पर बात करेंगे तो ये डायरेक्शन होगी, पॉइंट की जब मूव करेगा तो यहाँ पर होगा तो ये डायरेक्शन होगी, यहाँ होगा तो ये डायरेक्शन होगी, यहाँ होगा तो ये डायरेक्शन होगी। पूरे सर्कल पर देखेंगे तो इसकी इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो जाएंगी, लेकिन इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जिसमें ये हमेशा आपका लोकस यानी चले, वेरी करे यानी चले उस डायरेक्शन में लोकस लिया जाए। इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसमें आपका लोकस लिया जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में।
तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये देखा, सर्कल के लिए देखा, हो सकता है कि इस तरह से आपको ये भी मिल जाए, इलिप्स मिल जाए, हो सकता है कि इस तरह से आपका ये भी हो, है ना, और भी आप ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं। इक्विएंगुलर स्पाइरल में भी आपका ये इस तरह से चलता है। साइक्लॉइड मोशन की बात करते हैं तो ये इस तरह से साइक्लॉइड मोशन आप ले लेते हैं, या साइक्लॉइड मोशन इस तरह से दिखाते हैं। तो ये सभी क्या है, इन सबको बोला जाता है कर्व लाइंस, इनको बोला जाता है कर्व लाइंस। तो इस तरह से देखेंगे कि जब लोकस आपका दो तरीके से लिया जा रहा था, एक इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन तब आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और जब आपका नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन तो आपको कर्व लाइन मिल रही है। लेकिन यूजुअली सामान्यतया हम करते क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन है इसको लाइन लिख देते हैं। यूजुअली जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम क्या लिख देते हैं, लाइन लिख देते हैं, और जो कर्व लाइन है इसको क्या लिख देते हैं, कर्व लिख देते हैं। यूजुअली आप स्ट्रेट लाइन को लाइन भी लिख देते हैं और कर्व लाइन को आप कर्व लिख देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन क्या है और इसको मैथमेटिकली तरीके से किस तरह से लिखा जाएगा, इस पर अब हम लोग बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर। देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए आप देखेंगे तो आपने तरह तरह से वहां पर आपने डेफिनेशन पढ़ी है। जब आप जो है 6, 7, 8 बल्कि 12th तक जब आप चले आते हैं तो स्ट्रेट लाइन के बारे में आपने पढ़ा कि यदि आपके पास 2 पॉइंट हैं यानी 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को आप क्या कहते थे, स्ट्रेट लाइन कहते थे। एक इस तरह से पढ़ा। आगे जब आप चले बीएससी की ओर चले, ग्रेजुएशन की ओर चले, तो वहां पर आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन के बारे में। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज नोन एज स्ट्रेट लाइन, यानी दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है वही आपका स्ट्रेट लाइन होता है। इस तरह से आपने पढ़ा। जो भी स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन मैंने बताई थी वो मेरी अपनी डेफिनेशन है, मैंने अपना जो कुछ है उसी पर लिया है। क्योंकि दोनों में थोड़ा सा आप डिफरेंस देखेंगे तो चूंकि 2 पॉइंट की जब हम बात करते हैं 2 पॉइंट, तो मान लीजिए कि यदि आपके पास एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये है तो इन दोनों को आप मिला दें तो ये भी चलिए स्ट्रेट लाइन है। एक पॉइंट आपने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इन दोनों को मिला देंगे ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये ले लिया, ये ले लिया, ये भी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन पॉइंट पहला ये लिया, दूसरा ये ले लिया, क्या ये सबसे नीचे वाला स्ट्रेट लाइन है? तो नहीं दिखाई देती कि स्ट्रेट लाइन है। इसीलिए इस कंडीशन में इसे लिख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब हम लोग आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स की। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स में देखेंगे तो जब प्लेन को डिफाइन करते हैं, प्लेन को डिफाइन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन का यूज कर लेते हैं। क्योंकि प्लेन को जब डिफाइन करते हैं तो आप क्या कहते हैं, प्लेन एक सरफेस होता है जिस पर कोई सी भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन इसे पूरे तरीके से सेटिस्फाई करती है, इस पर पूरी लाई करती है। ये आपने पढ़ा वहां पर। अब आप ये देखिएगा जब आप प्लेन को सेट कर रहे हैं, यहाँ पर भाई प्लेन को डिफाइन किया तो आपने स्ट्रेट लाइन का यूज कर लिया, और स्ट्रेट लाइन को जब आप डिफाइन करते हैं तो प्लेन का यूज कर लिया। तो ये ठीक क्वेश्चन इस तरह से बन रहा है जैसे पहले मुर्गी आई कि अंडा, इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए कि इस तरह की कोई स्थिति हमको न वो करे, तो हम एक डेफिनेशन हमने जो भी आपको बताई, लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज स्ट्रेट लाइन, उसी डेफिनेशन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और इनकी इक्वेशन को फाइंड करेंगे कि किस तरह से इसकी इक्वेशन आपको मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा, हमने अभी आपको बताया था कि आपने जो स्ट्रेट लाइन में लिया है वो आपने ये ले लिया कि कोई आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपने ले लिया ए, और ए इसका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने लोकस ले लिया, इसको यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया पी से, और पी आपका पॉइंट है वो वेरिएबल पॉइंट है तो एक्स वाई से डिनोट कर दिया। ए पॉइंट आपका क्या है,
फिक्स है। अब देखिएगा यहाँ पर जो आप ले रहे हैं ये 3 डायमेंशन ले रहे हैं, तो एक्स वाई से डिनोट करके हम लोग यहाँ पर जो ले रहे हैं वो इसे ले रहे हैं एक्स वाई जेड। इसे हम लोग जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एक्स वाई जेड ले रहे हैं। एक्स वाई जेड ये पॉइंट ले लिया, और ए पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया तो अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर दिया। अब जो ये लोकस लिया था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिया था आपने, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन हमने मान ली कि ये वेक्टर आपका कैपिटल बी से डिनोट कर दिया, और यदि इसे लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल में ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर और प्लस सी के यूनिट वेक्टर। इस तरह से हमने ये वेक्टर दिखा दिया जिस डायरेक्शन में लोकस ले रहे थे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ये हमने लिया है, यदि वेक्टर फॉर्म में है तो ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर भी लिया जा सकता है और पॉइंट पी का भी पोजीशन वेक्टर लिया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये पॉइंट हमने चलिए ओ ले लिया। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से ड्रॉ किया जाता है, ऑरिजिन से ड्रॉ किया जाता है। ऑरिजिन है इसका मतलब ये 0 0 0 हो गया। ऑरिजिन से यदि ए पॉइंट को आप यहाँ पर मिला देते हैं तो हमने मान लिया कि ये ए पॉइंट आपका ए वेक्टर से हमने डिनोट कर दिया, और ए वेक्टर को, ये पोजीशन वेक्टर ए को आपका क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाता है अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, ये आपने लिख दिया। इसी तरह से ये पोजीशन वेक्टर आपने ये ले लिया पी का, इसे किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो आर वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपने लिख दिया। अब देखिएगा मैथमेटिक्स में हमें क्या करना है, मैथमेटिक्स कहता है कि हम सच लिखेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं लिखेंगे। मैथमेटिक्स क्या कहता है, हम सच लिखेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं लिखेंगे। वही इसमें सच्चाई ढूंढनी है और उसी को एक्सप्लेन करना है, वहीं से सब कुछ मिलेगा आपको। आइए यहाँ सच्चाई देख लीजिए। यहाँ पर सच्चाई क्या है कि जो आपकी लाइन आप एपी लाइन दिखा रहे थे, यदि इसे वेक्टर फॉर्म में हम इसे डिनोट कर दें तो ये वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बी वेक्टर है ये एपी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, यही सच्चाई है। तो चलिए यहाँ पर आपने ले लिया एपी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, एपी वेक्टर पैरेलल टू आपने क्या ले लिया, बी वेक्टर ले लिया। अब देखिएगा जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसमें एक रिलेशन होता है। दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो एक रिलेशन होता है, और ये रिलेशन हो जाएगा ए पी वेक्टर इक्वल टू टी बी वेक्टर। टी बी वेक्टर, टी यहाँ पर क्या है, ये पैरामीटर है। टी क्या है, पैरामीटर है ये यहाँ पर। अब पैरामीटर आपका क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर न वो करके, चूंकि हमें और भी आगे बढ़ना है, ऑफलाइन में ये सब चीज़ें वैसे बताई गई हैं। 2 बैच चल रहे हैं ऑफलाइन के, और यदि उससे रिलेटेड या तो कोई आपको इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया होगा स्क्रीन पर, उसी पर आप लोग बात कर सकते हैं। 2 बैच आपके चल रहे हैं ऑफलाइन, टीजीटी पीजीटी के। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पैरामीटर, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, एपी वेक्टर। क्योंकि जब आप डिफाइन कर रहे हैं इसको तो आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी ए पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, और इसी पर कोई मूवेबल पॉइंट है पी, वो लोकस के फॉर्म में आपने लिया है। तो यानी एक तो ए पॉइंट का इन्वॉल्वेशन भी होना जरूरी है और पी पॉइंट का इन्वॉल्वेशन भी होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तभी आप निकाल पाएंगे सब चीजें। तो इनका इन्वॉल्वेशन किस तरह से करेंगे, तो यहाँ एपी वेक्टर में हम लिख सकते हैं इसे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए और ये आपका हो गया इक्वल टू टी बी। चलिए पोजीशन पॉइंट ऑफ यहाँ पर पी आप ले लीजिए। पी का पोजीशन जो आपने वो लिया है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या लिया आपने, आर लिया है, और माइनस ये आपने लिया है ए, और इक्वल टू हो गया टी बी।
ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, इसे और भी यदि हम डिनोट करना चाहें तो हम यहाँ से इस ए को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी साइड में। इसे इक्वेशन पहले आप फर्स्ट मान लीजिए, इसे इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस टी बी, ये हो जाएगा। और यही आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, इसे इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन सिमेट्रिकल फॉर्म। ये सिमेट्रिकल फॉर्म में भी यही इक्वेशन है आपकी, इन सिमेट्रिकल फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म इन सिमेट्रिकल फॉर्म, ये है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, आर आपका क्या है, ये आर है आपका एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, यानी लाइन पर कोई एनी पॉइंट है। ए आपका क्या था, ये है गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट ऑन लाइन, लाइन पर ये गिवन पॉइंट है। और टी आपका पैरामीटर है, टी आपका पैरामीटर है। और बी आपका क्या था, इसकी डायरेक्शन में आपने लोकस लिया था, तो ये है आपका डायरेक्शनल वेक्टर, ये है आपका डायरेक्शनल वेक्टर, ये डायरेक्शनल वेक्टर हो गया आपका। अब यहां पर देखिएगा कि यही यहाँ पर यही आपकी वेक्टर फॉर्म में है, यही सिमेट्रिकल फॉर्म में है, और यही आपका पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, यही आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोली जाती है। चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं, इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी ये पैरामेट्रिक फॉर्म में भी यही इक्वेशन है। अब यदि यहाँ से आप नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, यदि इक्वेशन फर्स्ट को हम टी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, बी के साथ में, सॉरी, इस बी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो बी क्रॉस बी की वैल्यू 0 होती है, तो ये टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इसमें से। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर माइनस ए क्रॉस बी, बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया आपने, ये हो जाएगा टी बी क्रॉस बी। अब यहां से यदि आप देखेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका आर माइनस ए, और ये हो जाएगा क्रॉस बी इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया 0 वेक्टर, ये आपके पास हो गया। ये इक्वेशन जो आपकी होती है ये नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन बोली जाती है, नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम में पूछी भी गई है, टीजीटी में भी पूछी गई है और पीजीटी में भी पूछी गई है, नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके पास क्या है, ये नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि ये इस फॉर्म में पूछा गया है, यदि ये यहां पर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि आर का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें इक्वल टू ए का बी के साथ कर दें, यानी ए क्रॉस बी को उधर साइड में लिख दें, तो ये भी आपका हो सकता है कि आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब देखिएगा ये भी नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी आपकी नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन है, लेकिन ये फॉर्म एग्जाम में नहीं पूछी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूछी नहीं जा सकती, ये फॉर्म एग्जाम में नहीं पूछी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूछी नहीं जा सकती। ध्यान रखिएगा, एकदम पूछी जा सकती है। तो इस तरह से नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने ले ली। अभी तक ये इक्वेशन आपकी ये फॉर्म पूछी गई है, इन फ्यूचर में इसकी पूछे जाने की भी संभावनाएं रहेंगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दूसरी इसमें हो सकता है कि जैसे आपने एक्स वाई जेड के रूप में और बी आपने लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और बी वेक्टर जो आपने इसमें लिया है और ए वेक्टर जो आपने लिया है ये ए अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। हो सकता है कि इसे वो पूछने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट को भी ब्रेक कर दे, क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करके भी पूछ सकता है ना।
फॉर्म केवल यही पूछी गई है। इन फ्यूचर में ये और क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करके पूछे जाने की भी संभावनाएं हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं। नए नए तरीके से आपको सोचना होगा सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि जब तक आप एग्जामिनर की सोच पर नहीं पहुंचेंगे तब तक सिलेक्शन का होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहां तक वो जा सकता है ये आपको सोचना होगा पहले, कि उसकी थिंकिंग कहां तक हो सकती है, कुछ हटके सोचना होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जो पेपर्स होंगे, पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे तो रिपीटिंग बहुत कम होती है, क्वेश्चंस की जो रिपीटिंग होती है वो बहुत कम होती है। इसीलिए, और टाइम आपके पास क्या होता है, टाइम आपके पास होता है 120 मिनट होती हैं, और 120 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसलिए आपको जरूरत होती है कि आपको कहीं न कहीं से शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएं और समझ में आए, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और हम लोग आगे बढ़ें। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स देने का भी, मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स देंगे हम, और भी कुछ सिस्टम है उसके हिसाब से आपको वो करेंगे। चलिए आगे, अब हम लोग जो हमने पढ़ा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन यदि किसी एक पॉइंट से पास करती है ना, 2 पॉइंट से पास करती है, ये भी आगे आएंगी चीजें। लेकिन इससे पहले जो हमें आना पड़ेगा वो आना पड़ेगा DCS और DRS के बारे में। लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन ये आपने यहाँ पर ये देख ली है, ये इक्वेशन आपने देख ली है फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड से, तो पहले इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा कार्टेशियन फॉर्म में। इसे पहले ब्रेक कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तब उसके बाद हम DRS और DCS के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है, R इक्वल टू A प्लस TB। तो इसी पर हम लोगों को बात करनी है। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आपने क्या पढ़ा है, R माइनस A। R की वैल्यू यदि हम लोग ले लें तो XI प्लस YJ प्लस ZK आपने लिखा है, तो वही यहाँ पर लिख देते हैं। ये आपका हो जाएगा XI यूनिट वेक्टर प्लस YJ यूनिट वेक्टर प्लस ZK यूनिट वेक्टर माइनस, अब A वेक्टर आपने लिखा, A वेक्टर की वैल्यू आपकी क्या थी, अल्फा I यूनिट वेक्टर प्लस बीटा J यूनिट वेक्टर प्लस गामा K यूनिट वेक्टर इक्वल टू TB। बी वेक्टर की वैल्यू जो आपने लिखी है वो लिखी है AI यूनिट वेक्टर प्लस BJ यूनिट वेक्टर प्लस CK यूनिट वेक्टर, ये चीज है। तो अब यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर I के कोफिशिएंट, J के कोफिशिएंट और K के कोफिशिएंट दोनों को बराबर करना है, यानी दोनों को साइड में और साइड में, यानी इसको एक साथ कर लीजिए। इधर से IJK की टर्म एक साथ कर लीजिए, इधर भी आपकी IJK की एक साथ कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। चलिए, तो यहां से आपका हो जाएगा X माइनस एल्फा I यूनिट वेक्टर प्लस Y माइनस बीटा J यूनिट वेक्टर प्लस Z माइनस गामा K यूनिट वेक्टर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा TAI यूनिट वेक्टर प्लस TBJ यूनिट वेक्टर प्लस TCK यूनिट वेक्टर, ये आपका हो जाता है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि कंपैरिजन की बात कर रहे थे। I के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, J का कोफिशिएंट J के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, और K का कोफिशिएंट K के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड में, बोथ साइड्स में। तो चलिए इनको बराबर कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा X माइनस एल्फा इक्वल टू, इधर आपका हो रहा है TA, तो ये आपने लिख दिया TA। फिर आपने लिखा Y माइनस बीटा इक्वल टू TB। इसी तरह से Z माइनस गामा इक्वल टू आपका हो जाएगा TC। अब देखिएगा तीनों में आपका पैरामीटर आ रहा है TTT, तो इसे हम क्या करते हैं, पैरामीटर की वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, या A को इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा X माइनस एल्फा अपॉन A इक्वल टू T। यहाँ से देखेंगे Y माइनस बीटा अपॉन B इक्वल टू T हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे Z माइनस गामा अपॉन C इक्वल टू T, यहाँ से देखेंगे।
इसको हम क्या करेंगे, कंबाइनिंग फॉर्म में लिखेंगे, यानी कंबाइनिंग कर दें, सभी को संयुक्त कर दें। तो संयुक्त करने पर कंबाइनिंग करने पर ये हो जाएगा x माइनस एल्फा अपॉन ए इक्वल टू बाई माइनस बीटा अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन सी इक्वल टू टी। ये आपका हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग जो बात करते हैं, देखिएगा यहां पर जो आपके पास x y और ये z, x y z क्या है आपका, ये एनी पॉइंट, ये है आपके पास एनी पॉइंट ऑन द लाइन, यानी लाइन पर ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, वेरिएबल पॉइंट है या एनी पॉइंट है, ये हम इसे डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा गामा ये क्या है, ये है आपके पास गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, गिवन पॉइंट ऑन द लाइन या ऑनलाइन लिख दिया। और यहाँ पर आपके पास ये ए बी और सी, ये हैं आपके DRS ऑफ लाइन, DRS ऑफ लाइन, ये DRS ऑफ लाइन है आपके पास। और T है आपका, ये है पैरामीटर, T है आपके पास पैरामीटर। तो जो ये इक्वेशन है आपकी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में यही आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाती है 3D में। अब देखिएगा यहाँ पर और हम लोग आगे बात करते हैं कि ये हमने जो देखा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखी। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो डायरेक्शन एंगल्स के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करेंगे और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात करेंगे। चूंकि यहाँ पर आपने लिखा है ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन लिखा है, DRS ऑफ लाइन, और ये कहाँ से मिला था, डायरेक्शनल वेक्टर एक तरह से देखेंगे तो ये क्या था, AI प्लस BJ प्लस CK था, जो डायरेक्शनल वेक्टर था जो लोकस की डायरेक्शन को शो कर रहा था। तो वही यहाँ पर अब हम लोग देखिए लाइन के DRS DCS के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। चलिए अब ये यहाँ पर देखिएगा हम लोग यहाँ बात करते हैं, पहले डायरेक्शन एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्शन एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूर, चूंकि समझने की जरूरत है, नहीं तो ये माइंड से निकल जाएगा तो दिक्कत होगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छी चीजें हैं। डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कभी कभार, आप देखेंगे तो DRS DCS निकालने के लिए बात कर देता है, कभी किसी वेक्टर से निकालने की बात कर देता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपकी रहेंगी, उनको हम लोग लेकर के चलेंगे। चलिए एक हमने ले ली, ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमने ले ली, हमारे पास एक लाइन है, ये किसी पॉइंट का लोकस है, एक लाइन है तो यहाँ पर हम क्या करें, यदि यहाँ पर हम इसको ये लेकर के चलते हैं कि एज यहाँ से चलिए ड्रॉ कर देते हैं, ये x एक्सिस ड्रॉ कर दिया आपने, और ये y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से ये आपने जो ड्रॉ कर दिया ये z एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये आपने ओरिजिन ले लिया जिसे 0 0 0 से डिनोट कर दिया। अब देखिएगा जब ये लाइन है तो इस लाइन का निर्धारण करने के लिए, यानी लाइन से इसी डायरेक्शन में यहाँ से क्या करेगा, x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है, फिक्स एंगल, ये हमने अल्फा लिख दिया। y एक्सिस के साथ एंगल इसका बन रहा है, ये बीटा लिख दिया। z एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, ये हमने गामा लिख दिया। तो जो ये एंगल हैं, जो लाइन x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ में जो एंगल्स बनाती है, इनको कहा जाता है डायरेक्शन एंगल्स, इनको कहा जाता है डायरेक्शन एंगल्स। और इसे यदि हम डिनोट करना चाहें तो इसे DAS से डिनोट कर सकते हैं, DAS से डिनोट कर सकते हैं। और डायरेक्शन एंगल्स आपके क्या क्या हैं, एक अल्फा है, बीटा, गामा, इन्हें ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया जाता। हालांकि अब लोग करने लगे हैं ब्रैकेट में क्लोज, पता नहीं क्यों करने लगे हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन पहले ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया जाता था।
मुझे लगता था कि शायद इसीलिए क्लोज नहीं किया जाता है कि ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद में कभी ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो या स्केलर ट्रिपल, यदि आप छोटे ब्रैकेट में करेंगे तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने लगेंगे, और यदि से आप करली ब्रैकेट में करेंगे तो ये फिर आप सेट को रिप्रेजेंट करने लगेंगे, और यदि से आप बड़े ब्रैकेट में कर देंगे तो जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया जाता है उस तरह से करने लगे। तो शायद ये सोच समझ के मैथमेटिशियंस ने इनको ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया होगा, ये मेरा अनुमान है, बाकी का पता नहीं कि जिसने पहली बार दिया होगा उसने क्यों नहीं क्लोज किया और क्यों उन्होंने क्लोज करने के लिए मना किया, अब ये मुझे पता नहीं। लेकिन अब आज के दौर में वो अलग बात है कि उन चीज़ों को हम ध्यान में न रख करके कि उन्होंने क्लोज नहीं किया है तो हम क्लोज न करें, लोग क्लोज कर दे रहे हैं, बहुत से विद्वान क्लोज कर दे रहे हैं, तो वो खैर फिलहाल में उनकी अपनी मेंटेलिटी है, क्यों वो क्लोज कर रहे हैं ये वो जाने। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। अब सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ पर यदि ये आपने ये O ले लिया, यहाँ पर ये पॉइंट आपने A ले लिया, और यदि ये वेक्टर यहाँ से यूनिट वेक्टर है, यदि इसे हम मान लें कि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, और मैग्नीट्यूड 1 होगा तो ये 1 हमने यहाँ पर ले लिया। इसका यदि ये एक्स एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक यहाँ से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और एक यहाँ से ये हम जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक यहाँ से जेड एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर हम लोग डाल देते हैं। इन पॉइंट को लेना चाहें तो आप ले लीजिए, ये हमने ले लिया, एल ले लिया, इसे हम लिख सकते हैं एम लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हमने यहाँ से एन लिख दिया, ये लिख दिया हमने। अब देखिए परपेंडिकुलर का मतलब ये भी आपका कितना होगा, यहाँ से ये भी आपकी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर ये भी आपका 90 डिग्री होगा। इसे अब हम लोग समझ लेते हैं। यदि इसका कंपोनेंट इसका इस साइड में हम लेते हैं, यानी OL की वैल्यू निकालें, तो OL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OL cos एल्फा बराबर ये हो जाएगा OL अपॉन OA। तो OL की वैल्यू आ जाएगी, OA की वैल्यू 1 है, तो ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी ये हो जाएगी cos एल्फा के बराबर। ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाती है, cos एल्फा के बराबर हो जाती है। इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में I यूनिट वेक्टर ले लीजिए, y डायरेक्शन में j यूनिट वेक्टर ले लीजिए, और z डायरेक्शन में इसमें आप k यूनिट वेक्टर ले लीजिए। अब देखिएगा इसी तरह से यदि हम इसकी वैल्यू निकालें, OM की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। OM की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी तरह से ये 1 है, OM की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos बीटा, OM की वैल्यू आपकी हो जाएगी cos बीटा। जो OM की वैल्यू होगी वही आपकी OL की भी वैल्यू हो जाएगी, इसे भी आप cos बीटा लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी आपकी cos बीटा हो जाएगी। और दूसरा आपका क्या आ रहा है, एक यहाँ से परपेंडिकुलर और आप ये ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आप जो देखेंगे ये आएगी cos गामा। भाई इसको जब यूज करेंगे तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी ये निकल के आएगी cos गामा, तो ये आपने cos गामा के रूप में ले लिया। अब यदि इनको वेक्टर को, चूंकि 2D पर हम इसे दिखाना चाह रहे हैं, 3D का टॉपिक है, तो थोड़ा सा एक चीज को इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। 3D पर यदि आप लेना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि आपके पास एक, सपोज कर लीजिएगा कि जैसे ये वेक्टर हमने ले लिया, या एक ये वेक्टर हमने कोई सा भी एक वेक्टर ले लेते हैं, ये वेक्टर ले लिया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर, तो एक यहाँ पर हमारा थोड़ा सा अंदर से लेंगे, या आप इस तरह से न दिखा करके इस तरह से दिखा दीजिए कि एक हमने ये ले लिया, एक यहाँ पर हो गया एक्सिस, एक एक्सिस ये हो जाएगा, इस तरह से ये एक्सिस हो जाते हैं परपेंडिकुलर, एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया, और एक जेड अक्ष हो गया, ये उंगली सहित हमने ले लिया। अब वेक्टर यदि आपका इस तरह से है तो आप पहले एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, फिर वाई डायरेक्शन में जाएंगे, तब जेड डायरेक्शन में जाएंगे, तब ऊपर मिलेगा, यानी 3 वेक्टर के संयोग से वो मिल रहा है। तो इस तरह से यदि ये ए यूनिट वेक्टर है, इस तरह से यदि ये ए यूनिट वेक्टर है आपका, तो ए यूनिट वेक्टर को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनिट वेक्टर को यदि आप लिखना चाहें तो ए यूनिट वेक्टर को यहाँ से आप लिख सकते हैं cos एल्फा आई यूनिट वेक्टर, cos बीटा, चलिए ए यूनिट वेक्टर यदि आप यहाँ से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं cos एल्फा आई यूनिट वेक्टर प्लस cos बीटा जे यूनिट वेक्टर प्लस cos गामा के यूनिट वेक्टर।
ये हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जो डायरेक्शन एंगल्स थे उनके ये कोसाइंस हैं। डायरेक्शन एंगल्स के क्या है? कोसाइंस हैं। कोसाइंस हैं तो लेकिन ये कैसे? फिक्स वैल्यूज हैं। ये देखिए फिक्स वैल्यू है। इसका मतलब किसी लाइन के जो डायरेक्शन एंगल्स हैं वो भी फिक्स होंगे और किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस भी फिक्स होंगे। तो इनको जो कोसाइंस बोले जाते हैं, जिन्हें डीसीएस से डिनोट करेंगे, तो चलिए यहां पर हम लोग लिख देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, इनको डीसीएस से डिनोट किया जाता है। डीसीएस, डीसीएस से डिनोट करते हैं इसको, और ये लिख दिया जाता है। क्योंकि इन्हें ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया जाता इसलिए इनको भी ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया जाता। कॉस एल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, कॉस एल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, ये होता है और इनको बोला जाता है डीसीएस। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डीसीएस मिल रहे हैं वो किससे मिल रहे हैं? यूनिट वेक्टर से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर मतलब होता है डीसीएस और डीसीएस मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब होता है डीसीएस और डीसीएस मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यानी यदि आपको यूनिट वेक्टर दिया गया है तो आपको डीसीएस दिए गए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं, और यदि आपको डीसीएस दिए गए हैं तो इसका मतलब आपको यूनिट वेक्टर दिया गया है। क्लियर हो गया डियर आप सभी का? चलिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि यदि यहां पर जो आपने ये लिया है ए यूनिट वेक्टर, जो लिया है आपने, यदि ये ए यूनिट वेक्टर की जगह पर यदि हम ए वेक्टर ले लें, ए वेक्टर लेंगे, तब यहां पर क्या कंडीशन होगी? तब कंडीशन होगी तो उसको बोला जाएगा डीआरएस। तो यहां पर क्या होगा? यहाँ ए कॉज एल्फा आएगा, यहाँ ए कॉज बीटा आएगा, यहाँ पर ए कॉज गामा आएगा। तो यहां पर देखेंगे ए वेक्टर बराबर ए कॉस एल्फा प्लस ए कॉस बीटा प्लस ए कॉस गामा आ जाएगा। तो देखिएगा यदि यहाँ पर एक कन्वर्ट करेंगे तो ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ए कॉस एल्फा आई यूनिट वेक्टर प्लस ए कॉस बीटा जे यूनिट वेक्टर प्लस ए कॉस गामा के यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा आपका। जब ये आ जाएगा तो यहां पर देखेंगे कि जो कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन्हीं को बोला जाता है फिर डीआरएस, यानी डायरेक्शन रेशियोज। इनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को डीआरएस से डिनोट किया जाता है, डीआरएस। और ये आपका क्या हो गया? ये हो गया ए कॉस एल्फा और ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा। यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि डीसीएस में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डीसीएस में यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो हमें क्या मिलने लगते हैं? डीआरएस मिलने लगते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो डीआरएस मिल रहे हैं वो किससे मिल रहे हैं? वेक्टर से। इसका मतलब ये है कि यदि आपको वेक्टर दिया गया है, यदि आपको वेक्टर दिया गया है तो वेक्टर का मतलब हो गया कि आपको डीआरएस दे दिए गए हैं, और ये डीआरएस दिया है तो इसका मतलब हो गया आपको ये वेक्टर दिया गया है। ये अब देखिएगा जैसे प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन है, इसे वेक्टर टेक्निक से पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि क्वेश्चन जब आप देखेंगे उसमें तो प्लेन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आपको वेक्टर फॉर्म में भी दिए गए हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी दिए गए हैं। इसीलिए वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों को हम लोग मिक्सअप करके पढ़ेंगे। कार्टेशियन और इन दोनों फॉर्म को हम क्या करेंगे? मिक्सअप करके पढ़ेंगे। इसीलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब भी आप आंसर उठा के देखेंगे तो देखेंगे कि आपको वेक्टर फॉर्म में भी क्वेश्चन लिखे गए हैं, प्लेन और स्ट्रेट लाइन के, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखे गए हैं। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमसे वेक्टर फॉर्म भी आनी चाहिए और कार्टेशियन फॉर्म भी आनी चाहिए। दोनों फॉर्म का आना जरूरी है। जब दोनों फॉर्म नहीं आएंगी तो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में छूट सकते हैं, या हम कह सकते हैं आते हुए क्वेश्चन छूट सकते हैं।
भाई हम जानते हैं प्लेन स्ट्रेट लाइन के बारे में, लेकिन चूंकि उस फॉर्म के बारे में हमें पता नहीं था, इसीलिए हमारा वो क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसी पर हम लोग देखेगा, यहाँ पर हमने ये बात की है। अब देखेगा यहाँ पर, अब हम लोग जो बात करते हैं यूनिट वेक्टर पर फिर आते हैं। यूनिट वेक्टर में क्या है ये देखते हैं। देखिए डीसीएस आपने पढ़े, यूनिट वेक्टर का मतलब आपने पढ़ा डीसीएस, तो यूनिट वेक्टर का मतलब डीसीएस था। तो ये ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू आपने पढ़ा था वहां पर कॉस एल्फा आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस बीटा जे यूनिट वेक्टर और प्लस कॉस गामा के यूनिट वेक्टर, ये आपने पढ़ा है। इसे क्या करते हैं, कभी कभार आप ये भी कर देते हैं कि कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को एल एम एन से भी डिनोट कर देते हैं, एल एम एन से भी डिनोट कर देते हैं। तो कॉस एल्फा को यदि आप एल से डिनोट कर दिया तो ये हो जाएगा एल आई, प्लस कॉस बीटा को स्मॉल एम से डिनोट कर दिया तो ये हो जाएगा एम जे, और प्लस ये हो जाएगा एन के। ये आपका हो गया ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि ये ए यूनिट वेक्टर है, हम इसे ऊपर वाले को ही लेके चल रहे हैं। यदि इसका हम क्या करें, डॉट प्रोडक्ट कर दें, सेल्फ प्रोडक्ट कर दें, या इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो किसी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लिया जाता है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर आप ले रहे हैं, तो इक्वल टू ये क्या होता है मैग्नीट्यूड में, अंडर रूट में आई के गुणांक यानी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस एल स्क्वायर एल्फा प्लस फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा। ये हो गया, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसका मैग्नीट्यूड हो जाए तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इक्वल टू अंडर रूट में यदि आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब इन दोनों का यदि स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी होगी, ध्यान रखिएगा। यदि एल एम एन से हम डिनोट करें डीसीएस को तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। टीजीटी पीजीटी दोनों में ये जो प्रॉपर्टी है ये टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम में पूछी गई है। अब यदि इसे हम किस में कन्वर्ट करना चाहें, कॉस स्क्वायर एल्फा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा यानी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कॉस स्क्वायर एल्फा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू आपका क्या है, 1 है, ये 1 लिख दिया आपने। अब देखिएगा 1 को तो हम ट्रांसफर करके इधर ले जाएं, ये नेगेटिव वाली टर्म्स को उधर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1। इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो रही है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। देखिएगा ये एक्सप्रेशन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया एक्सप्रेशन है टीजीटी पीजीटी में, ये एक्सप्रेशन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग ऑफलाइन क्लास के लिए भी जो है स्क्रीन पर जो दिया गया नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और 2 बैच आपके चल रहे हैं इस समय ऑफलाइन। चलिए आज के लिए मैं यहीं पर आपसे थैंक यू बोलता हूं और क्लास ऑफ करता हूं।